Hello everyone, welcome back to our YouTube channel with our new topic from the agriculture chapter of the geography of class 10th. Today we will do our types of crops which are grown in our India that are differentiated with रबी crops and खरीफ crops. आज हम जो करने वाले हैं, आज हम रबी crops और खरीफ crops के बारे में बातें करने वाले कि रबी crops के अंदर कौन सी crops आती हैं और खरीफ crops के अंदर कौन सी crops आती हैं और कौन से मंथ में रबी crops को ग्रोन किया जाता है और कौन से मंथ में। तो इनसे रिलेटेड हम सारी बातें करने वाले हैं कि कौन सा रीजन रबी क्रॉप्स के लिए होता है और कौन सा रीजन हमारा खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के लिए बोला जाता है वो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है, उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। अगर इंडिया में हम बात करें तो इसके 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, दैट इज खरीफ, दैट इज रबी एंड दैट इज जायद। क्या बोलते हैं उनको? जायद क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून के आने के टाइम पर हम खरीफ क्रॉप्स का ग्रोन करते हैं। एंड खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। और इनको कब बोया जाता है बेटा? हमारी जून और जुलाई के मंथ में बोया जाता है, जब आपकी मानसून आती है तभी इन खरीफ क्रॉप्स को आप सोन करते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर के टाइम पर इन क्रॉप्स को हम क्या कर देते हैं बेटा? हार्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज अवर खरीफ क्रॉप्स। Important crops grown during the seasons are number 1 paddy, number 2 maize, number 3 jawar, number 4 bajra, number 5 that is अरहर, जो दाल होती है हमारी अरहर की। नंबर 6 मूंग की, जो हमारी दालों के अंदर आती है। नंबर 7 हमारी उड़द की दाल होती है और नंबर 8 हमारा होता है कॉटन और नंबर 9 हमारा होता है जूट और नंबर 10 हमारा होता है ग्राउंडनट, जिसको हम मूंगफली बोलते हैं। और नंबर 10 पे हमारी आती है सोयाबीन। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ये कौन कौन सी क्रॉप है जो हमारी खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। दैट इज पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा और अरहर, इसको हम तूर भी बोलते हैं। और मूंग, उड़द, जैसे दालों में आती है आपकी अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर, मूंग और उड़द। और कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये हमारे कुछ क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ सीजन में बोई जाते हैं। जैसा कि मैंने खरीफ के बारे में बताया, ये तब बोई जाती हैं जब आपकी मानसून आती है और इनका हार्वेस्ट किया जाता है बेटा अक्टूबर और सितंबर के टाइम पे। तो इस सीजन के हमने क्रॉप्स के बारे में जान लिया। तो आप देखते हैं, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर नंबर 1 आसाम, जहाँ पे खरीफ क्रॉप्स होती हैं। नंबर 2 वेस्ट बंगाल, ये हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। और कोस्टल रीजन्स होते हैं बेटा, जहाँ पे आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। कोस्टल रीजन्स में आपके आते हैं उड़ीसा, या फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश और आपका आता है तमिलनाडु। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, जो कि आपका जो पैटर्न है, जो कि आपके साउथ में तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दीज आर कोस्टल एरियाज। ये आपके कोस्टल एरियाज है जहाँ पे बारिश कुछ ज्यादा होती है। और खरीफ क्रॉप्स में आपका जो मानसून में बारिश की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें आपको पानी ज़्यादा चाहिए इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका एक उड़ीसा है, एक आपका वेस्ट बंगाल और एक आपका असम है। तो देखिए केरला भी है जो कि कोस्ट रीजन, और उस तरफ से महाराष्ट्र और यहाँ पे कोंकण कोस्ट होता है, वहाँ पे भी आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है। और एक आपका उत्तर प्रदेश है जो आप नॉर्थ में है, और एक आपका बिहार है। और या रिसेंटली पैडी has also become an important crop of पंजाब एंड हरियाणा। पैडी को अब एक इम्पोर्टेंट क्रॉप के रूप में माना जाने लगा है, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के अंदर। आगे देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, जो कि आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। और यहाँ पे 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर इन असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। देयर आर अस, अमन एंड बोरो, जिसको क्या बोलते हैं? दीज आर अस, अमन एंड बोरो। रबी क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम रबी की बात करें तो रबी क्रॉप्स रिक्वायर कूल क्लाइमेट। इनको जो क्लाइमेट चाहिए बेटा वो बिल्कुल कूल क्लाइमेट इनको चाहिए। सो रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर इन इंडिया। इंडिया में कब बोया जाता है बेटा? विंटर में बोया जाता है। रबी क्रॉप्स में सबसे फेमस होती है व्हीट, जो कि हमारा गेहूं होता है। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो कब बोया जाता है बेटा इनको? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनको क्या किया जाता है? शोन किया जाता है। और आगे, और इनका जो सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोस, अगर आपके रीजन देखें खरीफ के, तो ये आपके राइस ग्रोन रीजन थे बेटा। तो रिसेंटली पैडी आज आल्सो क्या है इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में 3 क्रॉप्स हो गई थी हमारी, जो कि असम में थी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, दैट इज अस, अमन एंड बोडो थी बेटा। तो रबी क्रॉप्स का पैटर्न आता है जो कि कूल क्लाइमेट रिक्वायर्ड है। द रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर इन इंडिया। विंटर में बोया जाता है। क्रॉप्स आर शोन इन विंटर
फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में इनको सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड किया जाता है इनको बेटा समर में, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेकर जून के टाइम में इनको हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। आगे देखिए, सेम इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, जो कि जिसको हम गेहूं बोलते हैं, बार्ले, उससे आगे आता है पीज मटर, या ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, या मस्टर्ड आती है बेटा। ये हमारी रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इनको बहुत ज्यादा पार्ट्स में बोया जाता है, जो कि आपकी रबी क्रॉप्स आती हैं। ये आपके जो पार्ट्स हैं, स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ध्यान रखना बेटा, स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, दैट इज फ्रॉम गुजरात साइड हो गया, पंजाब साइड है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में रबी क्रॉप्स बोया जाता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर, इनकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है ना विंटर के टाइम पर, मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो हमारी सक्सेस हुई ना ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या लेके आया है, आपको पता है जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होती है तो तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, दैट इज जो हमारा हाइब्रिड सीड आया था, फर्टिलाइजर्स आया था और पेस्टिसाइड्स आया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया था। और उसके अलावा मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जाना जाता है। हमारी रबी क्रॉप्स का जो भी मान ले मंथ्स है उनमें वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई तो आपको ध्यान देना पड़ेगा हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जिसकी बात होगी। अब देखिए जायद, जायद क्या होती है, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ, ये ध्यान रखना बेटा, रबी सीजन्स के और खरीफ सीजन्स के बीच में आता है एक शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जायद सीजन बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। जो रबी क्रॉप्स के और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो सीजन होता है, शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जायद सीजन बोलते हैं, जायद सीजन बोलते हैं। some of the crop produced during जायद साल, वाटरमेलन हो गया, या फिर आपका मस्क मेलन जिसको खरबूजा बोलते हैं, वाटरमेलन जो आपका तरबूज होता है और मस्क मेलन आपका खरबूज होता है। और वेजिटेबल्स हो गई आपकी, या फिर कुकुम्बर खीरा हो गया, या फिर फोडर क्रॉप्स होगी जैसे मक्का वगैरह होता है, जो फोडर क्रॉप किसके लिए उगाया जाता है बेटा, फोडर में आपको पहले भी लास्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोडर वो होता है जो पशुओं का चारा होता है। तो ये आपका उगाया जाता है इन बिटवीन द खरीफ एंड रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में इनको उगाया जाता है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, और शुगर केन को लगभग एक साल लगता है बेटा इसको ग्रो होने में। एंड मेजर क्रॉप जो आती है बेटा, ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ए वैरायटी ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स आप उगाई जाती है बेटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। जैसे दिस डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन सोयल, देखो ये तो आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सोयल और क्लाइमेटिक कंडीशन का या कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में बता दिया गया था। ये जो वेरिएशंस होती है ना क्रॉप्स के अंदर, वो डिपेंड हमारी करती है, एक तो सोयल के ऊपर डिपेंड करती है और एक क्लाइमेटिक कंडीशन में भाई मॉनसून है, बारिश चाहिए या नमी कितनी चाहिए या टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है या कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मेजर क्रॉप ग्रोन्स इन इंडिया आर, सबसे पहले आती है राइस। राइस तो हमारी मेजर क्रॉप है जो इंडिया में ग्रोन किया जाता है। नंबर 2 आता है व्हीट, 3 पे आता है मिलेट्स, नंबर 4 पल्सेस दालें आती हैं जो हमारी, टी आती है प्लांटेशन क्रॉप्स में, कॉफी आती है प्लांटेशन में, और शुगर केन्स आता है और ऑयल सीड आता है। क्योंकि टी, कॉफी, शुगर केन और ऑयल सीड दीज आर कमर्शियल क्रॉप, जो कि आपका घर में उत्पादन के लिए नहीं, बेसिक नीड्स के लिए नहीं, बल्कि आप इनका कमर्शियलाइजेशन करते हैं, आप इनको प्रॉफिट के लिए और पैसे के लिए उगाते हैं। तो ये क्या क्या होती है, आपकी टी होगी या आपकी कॉफी होगी या शुगर केन होगी। और इनका इंडस्ट्रीज में भी ये क्या इंटरफेस रखते हैं किनके साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि इनका इनका जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका किस में इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इंडस्ट्रीज में जैसे राइस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हीट का भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इनका अपने घर पर भी इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ ही हमारे घर पर भी यूज होती है। लेकिन जैसे गन्ना हो गया या आपकी कॉफी होगी या टी होगी, इसका घर पे ज्यादा की बजाय इसका आपको रॉ मटेरियल के रूप में देना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में आती है। तो दीज आर कमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो कॉटन को उगाते हैं और जूट होता है। सबसे पहले राइस के बारे में बात करते हैं। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, स्टेपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूज होने वाली फूड क्रॉप जो है मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में, इट इज अ स्टेपल फूड। स्टेपल का मतलब जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रॉप का अपने फूड्स वगैरह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपल फूड क्रॉप बोलते हैं। आगे देखिए, अवर कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की, ये ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी राइस के बारे में पूछे
तो बताना है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किससे, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर अगर कोई है तो वो बेटा आपका चाइना है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है किसको, राइस को प्रोड्यूस करता है आपके पूरे वर्ल्ड में। इट इज कल्टीवेटेड इन इंडिया मेनली एज खरीफ क्रॉप के रूप में, एक मेनली क्रॉप है जो कि खरीफ सीजन के अंडर आती है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको क्या चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसको जून और जुलाई में उगाया जाता है। और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल आपकी अबाउट 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब आप किसका ग्रोन करते हैं बेटा, आप राइस का ग्रोन करते हो। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल जहाँ पे होती है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, और जहाँ पे रेनफॉल लेस है तो इसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसकी हेल्प से उगाया जाता है, इसको इरिगेशन की हेल्प से उगाया जाता है, जो कि आपकी कौन सी फसल होती है, आपकी राइस क्रॉप्स होती है। देखो राइस, ये खरीफ सीजन में आती है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। देखो आप मेजर एरिया अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन एरिया है बेटा, ये आपके मेजर एरियाज है इसके, और जो माइनर एरियाज है बेटा वो थोड़े कम ग्रीन एरिया है। तो मेजर एरियाज आप देख सकते हो, कोस्टल है ना जो एरियाज वहाँ पे मेजर है, और जो माइनर एरिया जो लाइट ग्रीन है वो माइनर एरियाज है बेटा। तो मेजर एरियाज में आप देख सकते हो, यहाँ पे बंगाल का है, या फिर असम की साइड है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर यहाँ पे मेजर एरिया में कौन से आते हैं, कोंकण कोस्टल कौन से आते हैं, मेजर एरियाज आते हैं, ये जहाँ पे उगाई जाती है। और यहाँ पे देखिए आगे कोस्टल पे जाता हुआ आती है, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एट ट्यूबवेल्स। अब देखो डेवलपमेंट हुई है क्योंकि डेंस नेटवर्क आया किसका, कैनल की इरिगेशन का, एंड ट्यूबवेल्स का हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसको जो बारिश चाहिए, इसको जो वर्षा चाहिए वो 100 mm से ज्यादा चाहिए, लेकिन इसका अब ये पॉसिबल हो पाया है डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम होती है 100 सेंटीमीटर से, लेकिन वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, कैनल एंड ट्यूबवेल्स वहाँ पे आपके अच्छे तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई। तो अब ये पॉसिबल हो पाया है कि वहाँ पे आप इन क्रॉप्स को उगा पाते हैं। क्योंकि देखो अगर मान ली किसी क्रॉप को आप उगाना चाहते हो और उसकी रिक्वायरमेंट 100 mm है, तो आपको इरिगेशन, देखो जो खरीफ क्रॉप्स होती है ना, जिसमें राइस आती है, इसको ना बहुत ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो आपकी रबी क्रॉप्स हैं उनको इतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, और वो उस टाइम में जो मॉनसून ऑनसेट होता है उस टाइम में वो उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर पानी ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे गल जाते हैं और वो आपको प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम मॉनसून के ऑनसेट पे, क्योंकि इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है खरीफ क्रॉप्स में जो आती है राइस आपको, तो इनको तब उगाते हैं जब किसकी आवश्यकता होती है बेटा, जब आपको उगाते हो जब पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इनको ऑनसेट और मॉनसून में उगाया जाता है। देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे क्या पर कितनी 100 mm नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या कैनल और ट्यूबवेल की व्यवस्था जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान है या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। देखिए व्हाट आर द जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट कल्टीवेशन ऑफ द राइस क्रॉप, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है जिसको आपको पेपर में लिखना पड़ता है भाई, कि जो राइस की क्रॉप है उसकी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है और इसको कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ता है। तो देखिए राइस इज ए खरीफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको क्या चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि अबव कितना होना चाहिए, 25, 250 नहीं आएगा बेटा, ये जीरो जो लास्ट में आया है ये डिग्री के नाम का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अबव टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो जो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, राइस एक खरीफ क्रॉप है और इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इन लेस रेनफॉल है, 100 सेंटीमीटर से कम है, देन इट इज ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, एंड इरिगेशन कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ कैनल्स। तो इनका कैनल्स की वजह से आप इसको उन एरियाज में भी ग्रो कर सकते हो जहाँ पे आपके एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर नहीं होती। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, जहाँ पे हरियाणा पंजाब हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, असम हो गया उस साइड हो गया, या फिर कोस्टल एरियाज हो गए तमिलनाडु या केरला वगैरह के डेल्टी रीजन हो गए, वहाँ पे इनको उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अगर इनको देखें, देखो कोस्टल एरिया में तो बारिश पक्का होगी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो वहाँ पे तो कोई परेशानी है ही नहीं इनको उगाने की। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन से इनको उगाया जाता है। नाउ इट इज आल्सो कल्टीवेटेड इन द लो रेनफॉल एरिया, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ये यहाँ पे विदाउट इरिगेशन के उगाई जाती हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
राइस क्या है, एक हमारी खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो हाई चाहिए, वो होना कितना चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या होगी बेटा, अबव 100 सेंटीमीटर होगी। अगर हम लेस रेनफॉल एरियाज की बात करेंगे तो इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन से उसको उगाया जाता है। इन लेस रेनफॉल एरियाज में अगर बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन से उगाया जाएगा। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, कहाँ पे उगाया जाता है बेटा, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ हो गए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, या फिर कोस्टल एरियाज अगर होंगे तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक बारिश आपकी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता इस राइस क्रॉप को उगाने में। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन इरिगेशन स्टेट्स की, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ पे बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, तो उस एरिया में इसको उगाया जाता है। और वहाँ पे किसकी मदद से इरिगेशन की हेल्प ली जाती है, विद द हेल्प ऑफ कैनल्स की, या फिर हम ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द राइस, जहाँ पे ये कल्टिवेटेड होती हैं और इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब बात आती है मेजर क्रॉप्स में, वीट की बात आती है। जैसे कि आपको पता है वीट एक ऐसी है, रबी क्रॉप्स है। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरल क्रॉप्स में आती है, जो आपके अनाज की क्रॉप है बेटा। और सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी है, वीट क्रॉप है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में। मेन फूड कौन सा है बेटा, नॉर्थ वालों का और नॉर्थ वेस्ट वालों का, ये क्या हमारा फूड हमारा है। नेक्स्ट है, क्योंकि अगर आप साउथ की बात करोगे तो उस साइड पे ना वीट का इस्तेमाल कम किया जाता है, बल्कि चावल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लेकिन आप अगर नॉर्थ में आएंगे और नॉर्थ वेस्ट में आएंगे तो मेन फूड क्रॉप में किसका नाम आएगा, वहाँ पे वीट का नाम है जो मेन आएगा। तो आगे देखिए, दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन। तो वहां पे क्या था, टेम्परेचर आपका रबी क्रॉप, देखो कंपेयर करके अगर आप चीजों को पढ़ते हो तो दोनों चीजें आपको याद हो जाती हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने एक को पढ़ा तो दूसरी ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। आप कंपेयर कीजिए, आप व्हीट को और राइस को कंपेयर कीजिए। उसका जो सीजन था बेटा कूल नहीं, वार्म सीजन था, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए, लेकिन इसको क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, लेकिन जब राइपनिंग होती है तो ये ब्राइट सनशाइन के नीचे होती है, तो इसकी हार्वेस्टिंग जब होती है बेटा, जब ये पकती है, तो उस टाइम पे गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। उसके साथ ये क्या हो जाती है, आपकी क्रॉप बिल्कुल तैयार हो जाती है और पक जाती है। तो वो हमारी कौन सी क्रॉप है, आपकी व्हीट क्रॉप है। तो जैसे आपकी राइस है वो आपकी वार्म क्लाइमेट में होती है, वैसे व्हीट आपकी किस क्लाइमेट में होती है बेटा, कूल क्लाइमेट में होती है। आगे चलते हैं। इट रिक्वायर्स 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसको जो रेनफॉल चाहिए कितने चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। और जिसको कंपेयर करेंगे अगर राइस के साथ तो उसको कितने चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो वीट होती है उसको ज्यादा रेनफॉल की आवश्यकता नहीं होती। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 टू 75 सेंटीमीटर एक साथ ही चाहिए, ऐसे में तो एक क्रॉप बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी और गल जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे 50 टू 70 सेंटीमीटर की बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती रहे, तो ऐसे में बहुत अच्छी क्रॉप होती है। तो ये काम कब हो सकता है बेटा, ये काम तभी हो सकता है जब आपकी विंटर हो, क्योंकि विंटर में आपको पता है कि बारिश एक साथ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इसके लिए जहाँ पे वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए। और वो भी क्या होनी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ओवर द ग्रोइंग सीजन में। तो ये थी आपकी बेटी रिक्वायरमेंट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन इन कंट्रीज में बेटा, एक तो आते हैं माइनर एरिया जो आपके दिख रहे हैं आपको मैप में, एक आते हैं मेजर एरिया। मेजर एरियाज में क्या क्या है आपको, पंजाब का दिख रहा है, हरियाणा का दिख रहा है, यूपी के हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश साइड और बीच में एमपी वगैरह है। और माइनर में आते हैं आपके ये बिहार साइड में, ये बंगाल साइड में माइनर एरिया आ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये तो हो गए हमारे टू इंपॉर्टेंट जोन्स, जिसमें आता है एक तो गंगा सतलुज प्लेन, एक तो आता है गंगा सतलुज जो प्लेन है बेटा, ये क्या है, मेजर पार्ट है। और दूसरा आता है ब्लैक सोइल रीजन है जो कि डेक्कन का, ये क्या है बेटा, माइनर पार्ट है। जैसे बीच प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे तो आप कौन सा आएगा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, या बिहार हो गया, ये क्या है बेटा, हमारे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और राजस्थान हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया। तो अब देखिए जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट हम किसकी पढ़ेंगे, व्हीट के प्रोडक्शन की हम क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। व्हीट इज ए रबी क्रॉप विच रिक्वायर कूल क्लाइमेट, कैसी चाहिए इसको, कूल क्लाइमेट, जबकि राइस को कैसी चाहिए, वार्म क्लाइमेट। और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग इसको चाहिए। रिक्वायरमेंट होती रेन की बिटवीन 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअली।
जो कि कितनी होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअली होनी चाहिए एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। और ग्रोइंग सीजन में क्या होनी चाहिए बेटा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स जो है बेटा वो क्या क्या है, गंगा सतलुज का प्लेन है इन द नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सोल रीजन है कहाँ पे बेटा, ये डेक्कन प्लेटो में। ये आपके इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 3 पॉइंट्स में आपने पढ़ा कि रबी क्रॉप्स को सबसे पहले तो कैसी क्लाइमेट चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, और सनशाइन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जो रेन है वो कितनी होनी चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर, बट इट मस्ट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एकदम से नहीं होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल कम होता है बेटा आपके विंटर सीजन में होता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन जो है बेटा वो कौन कौन से हैं आपके, गंगा सतलुज का प्लेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सोइल का रीजन है ये आपका डेक्कन प्लेटू में आता है। आगे देखिए मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आती है, ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं बेटा, जो आपकी ग्रो होती है बेटा कहाँ पे, इंडिया में। एक तो ज्वार है, एक बाजरा है, और एक रागी है। और इसके अलावा देखिए ज्वार ये होती है आपकी, ये बाजरा होता है, और ये आपकी रागी होती है, जो आपकी डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो कि इनका मिलेट्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन का मतलब जिसको भारी अनाज बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं बेटा कोर्स ग्रेन बोलते हैं। बट उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है बेटा जिसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो पहले हमने ग्रेन्स पढ़े ना, ये हल्के होते हैं। जैसे व्हीट की बात करो आप, या आप राइस की बात करो, ये हल्के अनाज माने जाते हैं। लेकिन ज्वार बाजरा और रागी जो होते हैं इनको कोर्स ग्रेन बोला जाता है। रागी is very rich in iron, calcium and other micronutrients and roughies। रफीज का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता हमें होती है। जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो रफीज भी अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। तो इसके अंदर आयरन मिलता है हमें, कैल्शियम मिलता है, और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जो हमें किसके द्वारा मिलते हैं बेटा, मिलेट्स के द्वारा मिलते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है। कौन सी है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन के अनुसार हमारी कौन सी होती है बेटा, ज्वार होती है। इट इज रेन फेड क्रॉप। कौन सी होती है, रेन फेड। रेन का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरियाज। कहाँ पे मिलती है, जो मोइस्ट एरियाज में मिलती है। दीज क्रॉप हार्डली नीड्स इरिगेशन। इनको इरिगेशन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हार्डली होती है। वो भी इरिगेशन क्या चाहिए, हार्डली चाहिए। तो बाजरा ग्रोथ वेल ऑन सैंडी सॉइल होगी या सैलो ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पे ऐसी सॉइल में बाजरा बिल्कुल आराम से आपको उग जाता है, और वहाँ पे इसको भी इतने ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो जाता है, राजस्थान, जहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। कहाँ की बात होगी, जब राजस्थान की बात होगी, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है पानी की। तो इसलिए बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये आपको मेनली कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको मेनली राजस्थान की स्टेट में मिलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। राजस्थान हो गया, इट इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड हरियाणा एंड गुजरात। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। किसकी क्रॉप होती है, ये ड्राई रीजन की क्रॉप होती है, एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी लोमी एंड सैलो ब्लैक सोल्स पे रागी आपकी अच्छी होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रागी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स है एंड ग्रोज वेल ऑन द रेड होगी, या ब्लैक होगी, या सैंडी लोमी या सैलो ब्लैक सॉइल्स होगी, उनके ऊपर ये बिल्कुल आराम से उगती है। जैसे कर्नाटका जो है बेटा रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपका कुछ भी पूछ लेता है ये। जैसे राइस से रिलेटेड आपका टेम्परेचर पूछ लेगा, उसके लिए रेनफॉल पूछ लेगा, या मेजर प्रोड्यूसिंग पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि इंडिया का राइस प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, कौन सा प्लेस आता है, ये पूछ लेगा। या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है रागी का, ये पूछ लेगा। या पूछ लेगा बाजरा वगैरह होते हैं, इनके इनके लीडर प्रोड्यूसर कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, ये पूछ लेगा। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इट इज फॉलोड बाय अपार्ट फ्रॉम दी स्टेट, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, उत्तरांचल नहीं इसको उत्तराखंड बोलेंगे बेटा, सिक्किम हो गया, या फिर आपका झारखंड हो गया। ये ध्यान रखना है बेटा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम या झारखंड हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब में आते हैं। अब अगली मेजर क्रॉप्स में आती है मेज। मेज का मतलब क्या होता है बेटा, आपका मक्का जिसको बोला जाता है। आप जैसे ना ये खाते हैं, तो देखो एक तो फोडर के रूप में आती है बेटा ये, एक तो फोडर के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें मान लें इसको आने से पहले कच्ची को ही फोडर के रूप में आप इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि पशुओं का चारा बन जाता है। और एक इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड के रूप में।
फूड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पकने दिया जाता है और जब ये पक जाती है तो ऊपर में आपकी ये जो होता है ना, जिसको भुट्टा बोलते हैं, वो आपकी इससे मिलती है, किससे, मेज से मिलती है। इट इज ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप, किसके रूप में प्रोड्यूस किया जाता है, खरीफ क्रॉप के रूप में। इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन द ओल्ड एलुवियल सोयल में। जैसे मैंने आपको एलुवियल सोयल के दो पार्ट बताए थे ना, एक तो ओल्ड था और एक न्यू था बेटा, जिसमें खादर और भांगर आई थे। तो इसमें 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए। यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। देखो, HYV सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए एंड इरिगेशन है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेज। अगर ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं तो इससे मेज की जो क्वांटिटी है बेटा, उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ये अच्छी क्रॉप के रूप में प्रोड्यूस होती है। मेजर हमारी जो मेजर प्रोड्यूसिंग में स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है, बिहार, बिहार के बाद क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश, और आपका आता है मध्य प्रदेश। ये कुछ मेजर मेज की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब देखिए पल्सीज, पल्सीज में क्या आती हैं, आपकी दालें आती हैं। अब दालों में कौन कौन सा स्टेट है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आता है बेटा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और इसके साथ साथ हम कंज्यूमर भी हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अगर प्रोटीन का कोई डाउट बताएं तो नॉन वेज के बाद सबसे पहले नाम आता है वो दालों का नाम ही आता है, कि वो हमारी मेजर सोर्स है किसके, प्रोटीन के। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, सबसे पहले मूंग, उसके बाद आती पीस, उसके बाद ग्राम जिसको चना बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, मॉइस्चर इनको कम चाहिए, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल की फर्टिलिटी को क्या जो करती है बेटा, ये बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, सिर्फ अरहर को छोड़कर बेटा, ये क्या करती हैं, नाइटिंग फिक्शन के साथ करती हैं और हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करती हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, अगर अदर क्रॉप्स हैं उनके रोटेशन में इनको क्या किया जाता है बेटा, प्रोड्यूस किया जाता है। मेजर अगर हम पल्सीज प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें इंडिया में, वो कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ये देखिए, एक बार पीछे देखिए, इनको देख लीजिए ध्यान से, जो एक लाइन में है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है उसके नीचे, और कर्नाटका। दीज आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बेटा। देखो, व्हाट इज द डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता है, किसमें, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में और क्रॉपिंग पैटर्न में इन द कंट्री। There are physical diversities and plurality of the cultures in India. These are also reflected in agriculture practice. देखो ऊपर क्या बोल रहा है, फिजिकल डाइवर्सिटीज का मतलब है क्लाइमेटिक कंडीशंस की आप बात करें या आप रेनफॉल वगैरह की बात करें, प्लूरलिटी ऑफ द कल्चर्स भी आपके अलग अलग हैं। ये आल्सो रिफ्लेक्ट होता है आपकी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में और क्रॉपिंग के पैटर्न इन द कंट्री में। इंडिया 3 क्रॉपिंग सीजन हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। दस देर इज डाइवर्सिटी है, क्या इसमें बेटा, हमारी डाइवर्सिटी है, किसमें, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में और क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री में, इसमें क्या बेटा, डाइवर्सिटी है। तो ये थे आज हमने जो मेन पार्ट पढ़े हैं बेटा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं हमारी कंट्रीज में। तो ये हमारे कुछ पैटर्न थे जो कि हमारे रबी के थे, रबी से रबी आता है, खरीफ था, रबी था और जैद था। बाकी हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।